ग्रीनलैंड जो है इकोनॉमिक, उसके आड़ में जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसने कैसे तख्ता पलट जो है वो करने की कोशिश की। एज आई सेड, इसके एविडेंस भी नजर आते हैं। जिस तरीके से इस बार आर्म्स का यूज किया गया, वो इस्लामिक स्टेट दाइश जिस तरीके से गर्दन रेतने की वीडियो और इस तरह की चीजें वो आपको नजर आएगी कि पुलिस को पकड़ा और उसका गर्दन ऐसा होता है जुआ के खेल में कि आप ओपनिंग हैंड इतना ज्यादा रखते हैं कि उसके बाद अगर थोड़े नीचे पर भी सेटल करते हैं तो लोग लगता है कि आपकी जीत हो गई। तो या तो वो चीज यहाँ पे होने वाली है कि चलो इतना बोलेंगे कब्जा कब्जा कि वो ग्रीनलैंड जो है हमें सब अलाउ कर देगा कि हाँ भैया जितना ट्रूप रखना है रखो, जितना मिनरल निकालना है निकालो, जो करना है करो भाई, बस कब्जा मत करो। और वो कब्जा तो हो ही गया, कहने का मतलब। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के तमाम नाजरीन और सामाईन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। नाजरीन किराम, आज हम एक ऐसे सवाल से गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं जो बज़ाहिर दो मुख्तलिफ खत्तों से जुड़ा है, मगर दरअसल एक ही ताकत की कहानी बयान करता है। ईरान के मज़ाहिरे, अमरीकी बयानात, इजरायली धमकियाँ और अब वेनेजुला के बाद ग्रीनलैंड पर अमरीका की नज़रें। क्या ये महज सब इत्तेफाक है या परस्पर कोई बड़ी हिकमत अमली कार फरमा है? सौरभ कुमार शाही साहब से मैं ये जानना चाहूंगा कि ईरान में मुजाहरे अचानक क्यों भड़क उठे। क्या ईरान में एहतजाज सिर्फ समाजी या माशी मसला है या फिर तख्ता पलटने की साजिश है? देखिए सर, जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो ये प्राइमरीली इकोनॉमिक रिलेटेड था, क्योंकि ईरान में एक सिस्टम है जिसमें ये होता है कि चूंकि डॉलर तेजी से फ्लक्चुएट करता है, और बिकॉज ऑफ सैंक्शंस हम देखते हैं कि ईरानियन करेंसी ऑलमोस्ट एक साल में करीब करीब 50% अपना वैल्यू, उससे ज़्यादा भी कई बार लूज कर देती है। तो सरकार एक तरीका निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको डॉलर एक फिक्स्ड रेट पे दिया जाएगा ताकि वो इस फ्लक्चुएशन से मुतासर ना हो। उसको जाहिर है कि जैसा हर जगह होता है, बहुत सारे लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं और सरकार से डॉलर खरीद के और फिर मार्केट रेट पे उसको बेच के ज्यादा पैसा कमाने की इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। अब जो अभी हुकूमत है ईरान के अंदर में, यानी जो अभी प्रेसिडेंट हैं, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाले हैं। तो वो ये चाहते थे कि इनसे ये जो चीजें वापस लेके और टारगेटेड यानी उनको वो दिया जाए, सब्सिडी दिया जाए यानी गरीबों को। अब इसको लेके दुकानदार ने विरोध शुरू किया, जिसको बाजारी कहते हैं वहां पर ईरान में। लेकिन इमिडिएटली ही उसमें वो एलिमेंट्स जो फॉरेन इंटेलिजेंस सपोर्टेड है, खासकर अमेरिका और इसराइल के, उसमें शामिल हो गए और बहुत तेजी से ये ब्लडी हो गया। यानी जिस तेजी से 100 जगहों पे हथियार से कब्जा करने की कोशिश अलग अलग शहरों में हुई, उसको देख के लग जाता है कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट जो है अपने अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसका जो रेट ऑफ स्पाइरल करने का जो रेट है वो इतना फास्ट नहीं होता। अच्छा, दूसरी ये है कि इसमें कोई कयास लगाने की हमको आपको जरूरत भी नहीं है। मोसाद का जो फारसी फारसी लैंग्वेज अकाउंट है, उसने खुद कबूल किया है कि हम लोगों के साथ हैं, वहां पे उनके साथ मिलके ये कर रहे हैं। जो कल्चर मिनिस्टर है इसराइल का, वो कह रहा है कि हमारे लोग जो है उसमें शामिल हैं। जो अमेरिका का साबिक CIA चीफ है, वो कह रहा है कि हमारे लोग उसमें शामिल है। तो इसमें कोई बहुत गुंजाइश जो है वो बचती नहीं है ये जानने की कि इसमें कौन शामिल है और कौन इसको करवा रहा है। इनफैक्ट कल जो वहाँ का चैनल 12 और है इसराइल का, उसने भी कल एक अपनी जांच की और उसने कहा कि बड़ी तादाद में हमने हथियार जो है वो सप्लाई की हैं। और ये मोस्टली सप्लाई होता है कि आपको पता ही है कि इराक में जो ऊपरी इलाका है वो कुर्दों के कब्जे में है, और कुर्दों का इसराइल के साथ बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है। तो ये जो उनके जो शहर हैं, चाहे वो सुलेमानिया हो, चाहे इरबिल हो, चाहे वो किरकुक हो, इन जगहों से ये हथियार जो हैं वो कुर्दिश सेपरेटिस्ट जो हैं, वो अलगाववादी, वो लेके ईरान में घुसते हैं। और बड़ी उनकी ये कोशिश थी कि जो वेस्टर्न ईरान का रीजन है, उनके जो आर्मरीज हैं, यानी हथियार के जो जहाँ पे रखे जाते हैं, या जो मिसाइल सिटीज हैं या बेसिस हैं, उन पे किसी तरह आर्म्ड रेबेलियन करके कब्जा किया जाए, जिसको इन्होंने डिफीट कर दिया। और उसमें तुर्की का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि तुर्किश इंटेलिजेंस ने इनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बताया कि ये कैसे घुस रहे हैं। तो ये बड़ा
क्लियर हो गया कि कैसे ये अ, एक जो जेन्युइन कंसर्न को लेके एक जिसको कह सकते हैं कि एक बहरान जो है इकोनॉमिक, उसके आड़ में जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसने कैसे तख्ता पलट जो है वो करने की कोशिश की। एज आई सेड, इसके एविडेंस भी नजर आते हैं। जिस तरीके से इस बार आर्म्स का यूज किया गया, वो इस्लामिक स्टेट दाइश जिस तरीके से गर्दन रेतने की वीडियो और इस तरह की चीजें वो आपको नजर आएगी कि पुलिस को पकड़ा और उसका गर्दन रेत दिया, या नजदीक से जाके उसको गोली मार दी, या उसको नजर आतिश कर दिया। ये सारी चीज जो है वो आपको नजर आती है। इससे लगता है कि ये दिस इज वो रेजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इसको किया गया है, और ये एडमिट खुद वो कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा कोई हमको आपको बहुत ज्यादा कोई कयास लगाने की इसमें जरूरत है नहीं। माशी तौर पर जो मुजाहरे शुरू हुए, बेसिकली वो उनका क्या ताल्लुक वेस्टर्न सैंक्शन से है? क्या अमेरिका वाकई ईरान के अवाम के साथ कोई हमदर्दी है, या ईरान अमेरिका के लिए मसला है क्योंकि वो अमेरिकी हुक्म मानने के से इनकार करता है? देखें, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जो है वो सैंक्शन का, अमेरिका सैंक्शन को एज अ टूल यूज करता है, और उसमें वो सक्सेसफुल रहता है। आपने सीरिया में देखा किस तरीके से लगातार सैंक्शंस करके एक जमाने में जहां वहां 70-75 करीब 80% लोग जो है हुकूमत के साथ थे, असद के साथ थे। अब जब आप ये कर देते हैं कि अ, जो आर्मी जर्नल की सैलरी है वो $50 के बराबर हो जाती है, तो फिर उस आर्मी जर्नल को खरीदना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि भाई हम्म। भूखे भजन न होए गोसाई, हम लोग भारत में कहते हैं कि भूखे पेट जो है तो भजन भी नहीं होता है। तो जाहिर है कि फिर वो आपकी आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होने लगती है। ईरान में भी यही कोशिश है। फर्क ये है सीरिया में या वेनेजुएला में और ईरान में, फर्क बस ये है कि ईरान में एक बहुत बड़ा साइजेबल तबका जो है वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। वो उनकी जो अपनी थियोलॉजी है विलय फिक्र की, उसको फॉलो करता है, और वो इन ये जो आप कह सकते हैं कि जो ये बहरान है उसको झेलने की उसमें ताकत औरों से ज्यादा है। लेकिन वो एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एक बड़ा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो न्यू लिबरल है या जिसको जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं है, वो जाहिर है कि वो मुजाहिरा और ये चीजें करेगा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ सैंक्शन से हुई है। बहुत बड़े लेवल पे ईरान में मिसमैनेजमेंट हुई है, यानी जो निजाम है उसके जो लोग हैं वो इसको बहुत अच्छा से मैनेज भी नहीं करते हैं। टिपिकल जो थर्ड वर्ल्ड में एक करप्शन और मिसमैनेजमेंट का जो हम कॉकटेल देखते हैं हर जगह, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वो आपको वहां भी नजर आता है। लेकिन इसमें कोई दो आराई नहीं है कि अगर आप भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, किसी से भी आप तुलना करेंगे तो ईरानियन लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ऊपर है, इसने सैंक्शंस के बावजूद भी। लेकिन ये ना भूलें कि जिनका लाइफ स्टाइल एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है, उनको दिक्कतें दिक्कतों को सामना करने की उनकी सलाहियत भी कम होती जाती है। एक बार आपको ऑयल हीटर की आदत अगर लग जाए, मैं फर्ज करें कि आप घर में ऑयल हीटर अभी चला रहे हो हम्म। सर्दी से बचने के लिए, तो अगर वो ऑयल हीटर आपको हटा दिया जाए तो आपको लगेगा कि पता नहीं आप पे कितना जुल्म हो गया कि मुझे ऑयल हीटर नहीं मिल रहा है। तब आप ये नहीं सोचेंगे कि भारत की 80% जनता जो है वो उसको वो ऑयल हीटर जो है वो मयसर नहीं है। तो ये होता ही है कि कोई भी सोसाइटी जब डेवलप करती है तो उसके ख्वाहिशात बढ़ते हैं, तो हार्डशिप्स को झेलने की जो उसकी सलाहियत होती है उसमें गिरावट देखी जाती है। तो वो एक टिपिकल ईरान में भी आपको वो नजर आ रहा है। जैसा मैंने कहा है, मिक्सचर ऑफ कोर्स इसमें बड़ा, अगर 80% रोल जो है वो यूएस सैंक्शंस का है, और 20%, 15% रोल इसमें मिसमैनेजमेंट और करप्शन का भी है कि इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। जहां तक लोगों से हमदर्दी का सवाल है, तो ये तो आप मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो, जिसको थोड़ी भी इसकी ये हो, तो वो तो खुद ही समझ जाएगा कि अगर आप सैंक्शन लगाने से लोग ही परेशान हो रहे हैं तो लोगों से आपकी क्या हमदर्दी होगी। और अमेरिका को कब से लोगों से हमदर्दी होने लगी? अगर लोगों से हमदर्दी होती तो ये गज्जा में 2 साल से कत्लो गारत जो है वो नहीं चल रही। इस सारे मामले में स्टारलिंक का क्या किरदार है? देखिए, जैसा होता है कैपिटलिज्म में, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैपिटलिज्म हमेशा कोई भी काम करता है तो वो प्रो पीपल लैंग्वेज में उसको लपेट के वो लेके आता है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। यानी वो जो उसके उसके ऊपर जो कवर होती है, जो परत होती है, वो प्रो पीपल कहने के लिए होती है। अब जब ये स्टार लिंक बना था
तो अगर आप एलन मस्क की का पढ़ेंगे, उनके वक्तव्य पढ़ेंगे, उनके बयान देखेंगे पुराने, तो वो बार बार ये कहते हैं कि दुनिया में उन जगहों पे जहां इंटरनेट नहीं है, जहां गरीबी है, वहां पर हम इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। ये ग्लोबल मासेस के लिए है। कौन सी जगह है दुनिया में जहां पर जहां इंटरनेट नहीं था और वहां पर इन्होंने फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया। जब ये बना तो रेजिम चेंज ऑपरेशन में इसका यूज होने लगा। सीरिया में हमने इसका यूज देखा, ईरान में हम इसका यूज देख रहे हैं, वेनेजुएला में हमने इसका यूज देखा, क्यूबा में इसको, यानी जो जो अमेरिका मुखालिफ देश है वहां इसका यूज हो रहा है। या जैसे हमने इसको अभी वॉर में देखा यूक्रेन के अंदर, ईरान में बड़ी तादाद में इनको सप्लाई किया गया, इनफैक्ट बड़ी तादाद में इनको इंटरसेप्ट भी किया गया है। लेकिन रसिया ने ईरान को अभी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिया था जिससे ये इसका पता भी लगा सकते थे और इसको एक तरीके से सप्रेस भी कर सकते थे। तो वो इसमें देखा गया इनिशियली। स्टारलिंक का यूज ये जो फॉरेन एजेंट्स हैं और ये कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो दंगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए करते थे। लेकिन थर्सडे नाइट को इसको इस तरह से सप्रेस किया गया कि इसकी वेबिलिटी 1% से नीचे रह गई। यानी वो सलाहियत अभी रशिया ने मुहैया जो है वो ईरान को करवाई है। स्टारलिंक के साथ एक और भी चीज है कि जब आप टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट कर देते हैं हम्म। तो स्टारलिंक जहां भी ऑन होगा तो वो, हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्रिसमस लाइट की तरह दिखेगा। जब आप घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, घर को अंधेरा कर देते हैं, तब उसको जलाते हैं तो वो एकदम लिटअप कर जाता है। तो यही होता है यहाँ पर भी। इसको इसको ऐसे समझिए कि जब आपने सारे इंटरनेट को ऑफ कर दिया, यानी घर के सारे लाइट आपने ऑफ कर दिए, तो जब आप क्रिसमस ट्री ऑन करेंगे तो वो तो चमकेगा, अलग से नजर आएगा। तो वैसे ही जब आपने सारे इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया तो स्टारलिंक जब आप ऑन करेंगे तो वो उनके रडार पे या जो भी मशीन है उस पे चमकेगा, और उसी के कारण उसको बड़े लेवल पे इंटरसेप्ट भी किया गया। अमेरिका में रजा पहलवी को क्यों आगे लाया जा रहा है? इनके पास ना तो कोई सियासी जमात है, ना कोई नजरिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में इनके हामियों की तादाद बहुत कम है। ठीक है, अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं। ईरान एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है। वहाँ कुर्द भी हैं, अजेरी भी हैं। खुद अयतुल्ला खामनी खुद अजेरी है। ये लोग ये बात भूल जाते हैं। अभी जो सुप्रीम लीडर ईरान के अयतुल्ला खामनी हैं वो पर्शियन नहीं है, वो अजेरी है। और ईरान में बलोच भी हैं, ईरान में जैसा मैंने कहा पर्शियन भी है, ईरान में अरब भी है। मल्टी एथनिक सोसाइटी में ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा करना एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस के लिए इजियर होता है, जैसा हमने सीरिया में देखा या जैसा हम इराक में देख रहे थे। अब ईरान के अंदर ये है कि कोई भी ऐसा एक महाज, कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस्लामिक रिपब्लिक को छोड़ के जो ये क्लेम कर सके कि ईरान के पॉपुलेशन की मेजोरिटी जो है उसको वो रिप्रेजेंट करे। ये जो मोनार्किस्ट हैं इनकी सपोर्ट बेस 6-7% से ऊपर ईरान में नहीं है। ये भी वो लोग हैं जो रह गए, जिनको ईरान ने उस समय, जो ईरान से भागे नहीं 79 रिवोल्यूशन के बाद और रह गए और यहाँ पर उसकी हिमायत करते हैं। उसी तरह मुजाहिदीन खल्क जो ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहती है लेकिन उसका लेफ्टिज्म से कोई लेना देना नहीं है, वो अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हिलरी क्लिंटन ने पैसे लेके उस पे से प्रतिबंध जो हटाए हैं। उसकी भी सपोर्ट बेस आपको 5-10% से ज्यादा आपको नजर नहीं आएगी। इसके अलावा जो कुर्दिश सेपरेटिस्ट हैं उसको 5-10% कहीं पे सपोर्ट होगा। जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उसको 5%, यानी किसी को भी 5-4%, 7% से ज्यादा वहां पे आपको सपोर्ट नजर नहीं आएगा। अमेरिका के साथ मसला ये है कि वो इनमें से फिर किसको रिप्रेजेंट करे। जो रजा पहलवी के साथ क्या है कि उसकी इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन इसराइल के साथ है कि कम से कम वो इंटरनेट पे तो रिवोल्यूशन ले आता है कि मतलब दुनिया को इंटरनेट पे तो लगने लगता है कि रिवोल्यूशन ले आया है। इसको एस्ट्रोटर्फिंग कहते हैं। इनफैक्ट खुद इसराइल के अखबारों ने ही इसका एक जांच में पर्दाफाश किया था कि किस तरीके से ये फेक अकाउंट और इस तरह से करके वो इस तरह से इंटरनेट पे दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा सपोर्ट जो है वो रजा पहलवी को है। अच्छा, अब और भी आसान हो गई है आजकल तो एआई वीडियो से कुछ भी। अभी आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके आवाज को मैं चेंज करके रजा पहलवी जिंदाबाद कर दूं, हम्म। तो कितने आदमी हैं जो पकड़ पाएंगे कि सैयद खुर्रम रजा जो हैं वो रजा पहलवी से बात नहीं कर रहे हैं, सौरभ शाही से बात कर रहे हैं। तो वो सलाहियत भी दुनिया में अभी नहीं है कि एआई वीडियो को पकड़ सके। तो वो उसको हम लोग इसको स्ट्रेटेजी की जबान में बोलते हैं एस्ट्रोटर्फिंग। तो वो एस्ट्रोटर्फिंग वहां पे कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि अमेरिका के पास वही ऑप्शन है और अमेरिका में चूंकि वो बहुत वोकल है,
और ये लोग हैं मूर्ख रिपब्लिकन, तो उनको ये लगता है कि इनका सपोर्ट है, क्योंकि कैलिफोर्निया में उनके सपोर्टर लाखों की तादाद में, खासकर लॉस एंजलिस में। इनफैक्ट लॉस एंजलिस में लोग कहते हैं कि अगर रजा पहलवी मेयर के लिए खड़ा हो जाए तो ऐसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि इतने उनके एग्जाइल ईरानियन वहां पे रहते हैं जो उनके बातों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि सही में इस बंदे के पास सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट जैसी कोई चीज उसके पास है नहीं, और लोग किसी को भी चुन लें उसको चुनना पसंद नहीं करते। जैसे आपने बताया रजा पहलवी का एक फेक ऑरा, बेसिकली क्या ये मज़ाहिरे बहुत बड़ी जंग की तरफ ले जाएंगे? देखिए, ले जा सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि ट्रम्प कान के कितने कच्चे हैं। कान के कच्चे हैं ये हमें पता है। ट्रम्प को बार बार इसराइल और जो रजा पहलवी के लोग हैं या इस तरह के, वो ये कह रहे हैं कि बस आखिरी आखिरी मतलब अब लास्ट लेग पे ईरान है, तो बस हम हमला करेंगे और ये खत्म हो जाएगा। आप देखिए, यही इनका सिस्टम रहा है। अफगानिस्तान में भी यही कह रहे थे, इराक में भी यही कह रहे थे, हर जगह वो यही कहते हैं, लेकिन वहां पर वो जंग जो है वो जीत नहीं पाते। तो अब लास्ट लेग पे था। अच्छा, इन्होंने सीरिया में कर दिया, लेकिन अभी सीरिया में क्या हो रहा है? सीरिया स्टेबलाइज नहीं हो रहा, हर दिन दंगे हो रहे हैं, हर दिन लड़ाई हो रही है। तो ये चीज अब इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनको बता सके कि भाई ऐसी स्थिति नहीं है। आप हुकूमत को, वहां निजाम को गिरा तो देंगे, लेकिन वो सिविल वॉर आपके खिलाफ चलता रहेगा फिर दसियों साल। तो वो स्टेबलाइज नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं कि स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो निजाम के सपोर्टर हैं या जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं वो तो लड़ते रहेंगे। वो क्यों छोड़ेंगे भाई? वो उनकी तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपके खिलाफ जो है वो ये सारी चीजें हैं। और ये ना भूलें कि चूंकि ब्राह्मणिक रिलीजन में इसको लेके पेशन गोई भी हो रखी है कि भाई यहूदियों का कब्जा हो जाएगा, और फिर मेहदी आएंगे और ईसा मसीह जो है वो आएंगे, और ये तमाम चीजें जो है वो चूंकि आइडियोलॉजिकल थियोलॉजिकल लेवल पे भी है, तो उससे मोटिवेट होके भी लोग लड़ेंगे। तो अब ये सब इस पे डिपेंड करता है कि उसका मोटिवेशन कितना है, किसकी बात जो है ट्रम्प सुनते हैं, और सिंबॉलिक कोई अटैक है या लार्ज लेवल पे है। ये तो मतलब ऑब्वियसली आदमी के कई बार हाथों में नहीं होती, कई बार एक्सप्लेटरी डोमेन जो है वो आपके हाथों से निकल जाती है, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा देखना। शाही साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसराइल और अमेरिका की ईरान से दुश्मनी की असल वजह क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं दुश्मनी की असल वजह क्या है। आपने अभी पिछले 2 साल के पूरे गजा वाले जंग में देखा कि ईरान को छोड़ के, और ईरान हामी हिजबुल्लाह को अगर आप छोड़ दें या अंसार अल्लाह को छोड़ दें, तो दुनिया में एक मुसलमान ममालिक मुल्क ऐसा नहीं था, दुनिया का एक मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जिसने की एक गोली भी प्रोवाइड की। राइफल तो बहुत दूर की बात है। तो जाहिर है कि अमेरिका और ईरान को लगता है कि ये फिलिस्तीन के मुद्दे पे हामी सिर्फ और सिर्फ ईरान और उसके जो अ, हामी जो ग्रुप्स हैं वही हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, और वो किसी तरह भी चाहता है कि ये एक जो हमारे लिए स्ट्रेटजिक थ्रेट बन गया है। क्योंकि हमने देखा किस तरह 12 रोजा जंग में ईरान के मिसाइल ने जो कारनामे दिखाए, उसके बाद 8वें दिन नेतन्याहू को जाके गिड़गिड़ाना पड़ा ट्रंप के पास में कि भाई हमको सीज फायर जो है वो करवा दीजिए, सीज फायर करवा दीजिए। ये सलाहियत और किसी मुस्लिम ममालिक में नहीं है। टर्की के पास ये सलाहियत हो सकती है, लेकिन टर्की के इतने अंतरंग संबंध जो हैं वो इसराइल के साथ हैं कि वो ऊपर से एक दूसरे को जो बोल लें, लेकिन वो ट्रेड वगैरह सब जो है वो तमाम वैसे ही चलती रहती है जैसे नॉर्मल दो देशों में चलती है। तो वो चाहता है कि ये आखिरी जो एक महाज है उसको तोड़ा जाए, ये जो हिजबुल्ला, अंसारुल्लाह और ईरानी महाज है, तो वो कोशिश जो है बेसिकली उसी को लेकर। रूस और चीन जिस अंदाज में अमेरिका की मुखालिफत कर रहे हैं, वैसे मुस्लिम दुनिया क्यों नहीं बोल रही? ऐसा क्यों है? क्या मुस्लिम ममालिक अमेरिका से खौफजदा हैं, या वो ईरान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है? मसला ये है मुस्लिम ममालिक का कि एक तो बहुत कम ही मुस्लिम ममालिक है जहाँ डेमोक्रेसी। तो जो लोगों की राय है वो उनके हुकूमत हुक्मरानों की राय और लोगों की राय के बीच में बहुत बड़ा एक खाई जो है, आपको बहुत बड़ी खाई जो है नजर आएगी। अब जैसे यूएई को देख लें, बहरैन को देख लें, जिन लोगों ने ये अब्राहम एकॉर्ड वगैरह किया था इनके साथ, वहां के अगर आप लोगों से पूछेंगे, इनफैक्ट कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक हर साल सर्वे होता है दिसंबर के महीने में, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि वो आप नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ ये जो इस्लामिक देश हैं इसमें इसराइल के अगेंस्ट में कि भाई ये, तो मतलब कम से कम 85-88% लोग इसके विरोध में हैं।
और याद रखें कि ये 88 में भी इस जो 10-12% लोग या जो इसराइल के साथ संबंध बनाने वाले हैं, इसमें बहुत बड़ा तबका उन क्रिश्चियन ग्रुप्स का है जो एंटी मुस्लिम रहे हैं। सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स नहीं, यानी पैलेस्टाइन वाले क्रिश्चियन ग्रुप नहीं, जॉर्डन के नहीं, लेकिन जैसे इजिप्ट में जो कॉप्टिक्स हैं उनका चूंकि अपना इख्तलाफ मुसलमानों के साथ रहा है, या लुबनान में जो राइट विंग क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उनका जो इख्तलाफ रहा है, तो वो इसका सपोर्ट करते हैं कि हम इसराइल के साथ जाएंगे, तो तब जाके वो आपको 8-10% भी दिखती है जो सपोर्ट। तो जाहिर है कि निज़ाम जो है इन देशों में उनका कोई लेना देना उनके लोगों के साथ नहीं है। तो जो हम ओपिनियन देख रहे हैं वो निज़ाम का देख रहे हैं, हम लोगों का ओपिनियन उस वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है उनके फॉरेन पॉलिसी। जैसा आपने ईरान के मज़ाहिरों की वजह, अमरीकी मुदाखलत और स्टारलिंक के किरदार पर बखूबी रोशनी डाली, अब हम अपने दूसरे मौजू यानी ग्रीनलैंड की जानिब आते हैं। मैं अपने नाजरीन के लिए जानना चाहता हूँ कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों इतना अहम है, वो हर हालत में इसका इलाक क्यों चाहते हैं। अमेरिका को ये लगता है कि ग्रीनलैंड में वो क्रिटिकल मिनरल के ज़खायर हैं जिनसे कि वो क्रिटिकल मिनरल निकाल के चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर। इसका कोई जिसको कह सकते हैं साइंटिफिक कोई इसका बेसिस नहीं है। किसी जगह पे किसी भी मिनरल का होना और उसको निकालने की सलाहियत होना, प्रोसेस करने की सलाहियत होना, दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन चूंकि किसी थिंक टैंक ने कह दिया है तो अब वो इसको लगाए बैठे हैं कि हाँ भैया यहाँ से हम निकाल सकते हैं मिनरल को, तो वो उनको लग रहा है कि हो सकता है। दूसरा ये कि उनको ये लगता है कि आपको याद होगा वो बार बार एक ईरान ये इसराइल के आयरन डोम जैसी एक चीज जो है जिसको गोल्डन डोम का नाम देके अमेरिका कहता है कि हम गोल्डन डोम बनाना चाह रहे हैं, कि वो जो चाइना और रशियन जो मिसाइल्स हैं उसके लिए एडवांस वार्निंग सिस्टम इंटरसेप्टर वगैरह हम ग्रीनलैंड पे लगाएंगे, क्योंकि आर्कटिक से रास्ता नजदीक हो जाता है, तो ये जो भी कंट्री हमला करना चाहेगी अमेरिका पे वो इसी रास्ते हमला करना चाहेगी, चाहे ताकि मिसाइल को कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े। जितनी मिसाइल कम डिस्टेंस कवर करेगी उतना कम फ्यूल लेगी, कम फ्यूल लेगी तो उस पर जो जो बारूद है उसका जो पेलोड है वो ज्यादा होगा। यानी अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस मिसाइल को कवर करेगी तो बारूद कम होगा। तो कोशिश ये सबकी रहती है कि बारूद भी ज्यादा हो और डिस्टेंस कम कवर करना पड़े, तो वो ये आर्टिक के थ्रू अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका को लगता है कि हम उसको वहां एडवांस इंटरसेप्ट कर लेंगे। हालांकि ये फिजिक्स के हिसाब से ये इसकी चांसेस जो है वो बहुत मिनिमल हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सारे लोग बहुत मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिसको पढ़ा लिखा भी नहीं कहा जा सकता, जहीन तो बहुत दूर की बात है। तो फिर वो क्या होता है कि कोई भी ग्रिफ्टर कोई भी थिंक टैंक कुछ भी लिख दे वो पॉलिसी में तुरंत तब्दील हो जाती है, क्योंकि उनके पास इसकी सलाहियत नहीं है कि वो ये जांच कर सकें कि जो ये पॉलिसी पेपर प्रेजेंट किया गया है वो हक बयानी है भी या ये ऐसे ही कुछ शिगुफा जो है वो छोड़ा गया। थोड़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये हकीकत में और सबकी नाराजगी मोल लेते हुए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। देखें जिस तरीके से ये हो रहा है दो चीजें हैं, या तो जैसा होता है जुआ के खेल में कि आप ओपनिंग हैंड इतना ज्यादा रखते हैं कि उसके बाद अगर थोड़े नीचे पर भी सेटल करते हैं तो लोग लगता है कि आपकी जीत हो गई। तो या तो वो चीज यहाँ पे होने वाली है कि चलो इतना बोलेंगे कब्जा कब्जा कि वो ग्रीनलैंड जो है हमें सब अलाउ कर देगा कि हाँ भैया जितना ट्रूप रखना है रखो, जितना मिनरल निकालना है निकालो, जो करना है करो भाई, बस कब्जा मत करो। तो वो कब्जा तो हो ही गया, कहने का मतलब है। तो वो यहाँ पे कोशिश जो है वो नजर आ रही है, और यूरोप की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो इसका सही तरीके से विरोध कर सके। इनफैक्ट कल ही दोनों के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत जो है वहां पे अमेरिका के वजीर दाखिला और उनके ये वाइस प्रेसिडेंट से हुई है, और उसके बाद जो है दोनों के जो बयान आए फिर वो ट्रंप से जब मिले हैं, तो जो बयान उनके आए हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव उनको नहीं लग रहा है। तो एक तरीके से जिसको कह सकते हैं कि यूरोप में सनसनी तो फैली गई है। ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही साहब। यानी ईरान हो या ग्रीनलैंड की कहानी एक ही है। जो मुल्क सर झुकाए वो महफूज है, और जो सवाल करे वो हदफ है। दुनिया तेजी से एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां ताकत कानून से बड़ा है। सवाल ये है, क्या बाकी दुनिया सिर्फ तमाशाई बनी रहेगी। हमेशा की तरह आखिर में तमाम नाजरीन और सामाईन से गुजारिश करता हूँ कि वह अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प
जामे और बामानी बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे नए रुख और नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।